गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कल हमने 9th क्लास का पहले चैप्टर का पहला पैराग्राफ यानी कि जो उसका इंट्रोडक्शन हमें दे रखा है उसके बारे में हमने पढ़ा था कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो फ्रांस की क्रांति है वो क्या है और उसका समय कितना रहा है और क्रांति का अर्थ क्या होता है और क्रांति किस तरह होती है। आज हम ग्लॉसरी दे रखी है, इसमें हमें ग्लॉसरी उसका पहला पॉइंट पढ़ेंगे। लीवर। लीवर होता क्या है? यूनिट ऑफ करेंसी इन फ्रांस दैट वाज डिसकंटिन्यूड इन 1794। जो लीवर है वो फ्रांस की एक मुद्रा का नाम है जिसे 1794 में बंद कर दिया गया था। डिसकंटिन्यूड यानी कि निरंतर नहीं थी, है इसको बंद कर दिया गया था, यानी कि वह इकाई जिसको फ्रांस की वह इकाई जिसको 1794 में बंद कर दिया गया था उसे लीवर कहते हैं। सेकंड हमारा है फेड्यूल सिस्टम। फेड्यूल सिस्टम क्या होता है? फेड्यूल सिस्टम यानी कि सामंती। फेड्यूल का मतलब होता है सामंती और सिस्टम मतलब तंत्र, जो सामंती तंत्र होता है। दिस सिस्टम एग्जिस्टेड इन द मिडिल एज इन यूरोप। In this system, people received land and protection from a lord for which they worked and fought. फेड्यूल सिस्टम यानी कि जो सामंती सिस्टम होता है, जो सामंती तंत्र जो होता है, दिस सिस्टम एग्जिस्टेड यानी कि ये जो प्रणाली है, दिस सिस्टम ये जो प्रणाली है एग्जिस्टेड इन द मिडिल एज इन यूरोप, ये यूरोप में मध्य युग में मौजूद थी। यानी कि जो फेड्यूल सिस्टम है, सामंती सिस्टम जो है वो हमारा मध्य युग यूरोप में मध्य युग तक जो है ये यूरोप में मध्य युग में मौजूद थी। इन दिस सिस्टम इस प्रणाली में people received land and protection from a lord for which they worked and fought। यानी कि इस प्रणाली में लोगों को भूमि और संरक्षण प्राप्त हुआ है। लॉर्ड यानी कि जो ज़मींदार वगैरह होता है, जो प्रभु होते हैं, उनसे जो है इनको संरक्षण प्राप्त हुआ है और जिसके लिए इन्होंने काम किया और संघर्ष किया है। मतलब कि सामंती सिस्टम वह होता है जो तब मिलता है जब लोग जो है किसी के अधीन होकर जो है उसके लिए संघर्ष करते हैं या कार्य करते हैं, तो उसमें जो उनको धन संपदा दी जाती है उसको फेड्यूल सिस्टम कहते हैं। तीसरा पॉइंट है हमारा क्लर्जी। क्लर्जी मतलब होता है पादरी। क्लर्गी मतलब पादरी। ग्रुप ऑफ पर्सन इन चेंज ऑफ स्पेशल फंक्शन इन द चर्च। चर्च में जो विशेष कार्यों को बदलने वाले व्यक्तियों का एक समूह होता है, यानी कि चर्च में जो पूजा वगैरह करते हैं उन लोगों को जो है क्लर्जी यानी कि पादरी कहा जाता है। चौथा है हमारा टीथेस। टीथेस क्या है? टैक्स लेविड बाय द चर्च कंप्राइजिंग 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। मतलब कि चर्च के द्वारा लगाया गया टैक्स जिसमें कृषि उपज का 10वां हिस्सा होता है। यानी कि जो चर्च के द्वारा जो टैक्स लगाया जाता है जिसमें कि जो कृषि उपज का 10वां हिस्सा होता है उसको टीथस बोला जाता है। पांचवा है हमारा टैलेल। टैक्स टू बी पेड डायरेक्टली टू द स्टेट बाय द मेंबर ऑफ द स्टेट। यानी कि एक राज्य का सीधे तीसरे स्टेट के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। ये भुगतान टैक्स होता है एक तरह का, जिसको जो है टैलेल बोला जाता है। 6 है हमारा सब्सिस्टेंस क्रिसिस। सब्सिस्टेंस क्रिसिस मतलब होता है सब्सक्रिप्शन। सब्सिस्टेंस क्रिसिस यानी कि जो सब्सिस्टेंस क्रिसिस होता है एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक मीन्स और लाइवलीहुड आर एंडेंजर्ड। यानी कि एक चरम स्थिति जहां आजीविका के बुनियादी साधन खतरे में पड़ जाते हैं। यानी कि एन एक्सट्रीम सिचुएशन एक ऐसी स्थिति वेयर द बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड आर एंडेंजर्ड, यानी कि जहाँ पर जीवन जीने के जो साधन होते हैं वो जो है साधन जो है होते हैं वो समस्या में पड़ जाते हैं। 7th होता है हमारा एनोनिमियस, वन हुज नेम रिमेन अननोन यानी अज्ञात। वे
जिसको हम नहीं जानते हैं या जो हमारे लिए अज्ञात होता है उसको एनोनिमस बोला जाता है। 8th है हमारा मेनोर। मेनोर क्या होता है? एन स्टेट कंसिस्टिंग ऑफ द लॉर्ड लैंड एंड हिज मैंशन। मनोर जो होता है वो प्रभु की भूमि और उसकी हवेली से मिलकर बनाया गया एक स्थान होता है। एन स्टेट कंसिस्टिंग ऑफ द लॉर्ड लैंड एंड मैंशन यानी कि जो प्रभु की भूमि और उसकी हवेली से मिलकर बनाए गए स्थान को मनोर बोला जाता है। 9th है हमारा चेटू। चेटू क्या है? चेटू होता है कैस्टल और स्टेटली रेसिडेंस बिलोंगिंग टू ए किंग और ए नोबल मैन। राजा या जो अमीर व्यक्ति होता है उससे संबंधित महल या आलीशान निवास को जो है चेटू बोला जाता है। वह स्थान जो किसी राजा से संबंधित होता है या किसी अमीर व्यक्ति का महल होता है। 10th है हमारा मार्सिले। मार्सिले क्या है? द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस। फ्रांस का जो नेशनल एंथम है उसको जो है मार्सिले कहा जाता है। इसमें आपको जो है एक तो 10th वाला जो पॉइंट है हमारा उसको अंडरलाइन करना है। एक हमारा जो 7th वाला पॉइंट है उसको अंडरलाइन करना है और एक हमारा जो 3rd वाला पॉइंट है उसको अंडरलाइन करना है। ये हमारे लिए मोस्ट पॉइंट है और इनको हमें लर्न भी करना है। बाकी तो वैसे सभी पॉइंट मोस्ट है लेकिन ये 3-4 पॉइंट जो है वो ज़्यादा मोस्ट है, तो इनको आपको अंडरलाइन करके रखना है ताकि हमें इन चीज़ों को थोड़ा ज़्यादा ध्यान से देखें।